नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज विश्व भर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष कोविड की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 22 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मंदिरों में सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर आज प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कोपलवाणी संस्था के बच्चों के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। सीएम बघेल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि श्री कृष्ण की जीवन लीलाएँ और उनके उपदेश हमें जीने की सही कला सिखाते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज दोपहर अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाबा को आज दोपहर रायपुर एयरपोर्ट में अपने कुछ खास समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए जाते हुए देखा गया। टीएस बाबा के अचानक दिल्ली रवाना होने से सूबे के राजनीतिक गलियारों में सत्ता संघर्ष की चर्चाओं का बाजार फिर एक बार गर्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा लिया गया कर्ज एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में विपक्ष के नेता कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर कर्ज का बोझ लादे जाने का आरोप मढ़ रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के हित के लिए कर्ज लिए जाने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लिए गए कर्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 2.5 साल में ही इस सरकार ने 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज ले लिया है, जिसका ब्याज ही सरकार को 10,000 करोड़ रुपए हर साल देना पड़ता है। उन्होंने इतने अधिक कर्ज लिए जाने और इसकी उपयोगिता को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार पिछले 2.5 साल में कर्ज का बोझ दबा हुआ है, 40,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्ज इस 2.5 साल में ले लिए हैं। 10,000 करोड़ रुपया हर साल ब्याज में देना पड़ता है। और दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा है इस 2.5 साल का, जो छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं कि राजस्व मद का व्यय बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया है कि तनख्वाह के लिए, पेंशन के लिए, ब्याज अदायगी के लिए पूरा पैसा 89.6% पूरा टोटल बजट का हिस्सा और डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय जिसको कहते हैं, सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल जो बनता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10%, 10.4% पैसा खर्च हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान का पलटवार करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है और कहा है, भाजपा शासनकाल में रायपुर के स्काई वॉक और फ्लाईओवर जैसे कामों के लिए कर्ज लिए गए थे, लेकिन इनकी उपयोगिता क्या है, इसकी जानकारी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मांगी है। वहीं सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज को लेकर कहा है कि कर्ज प्रदेश की जनता के लिए ली गई है। अब डॉक्टर रमन सिंह जी ने कर्ज लिया था, रायपुर के जो ये फ्लाईओवर बन रहे थे, रायपुर में जो स्काई वॉक बन रहा था, वो किस हेतु बन रहा था ये तो बताया तो सही। उनका कर्ज केवल करप्शन की दिशा को इंगित करता था। हम कर्ज ले रहे हैं, अपने किसानों को पैसा दे रहे हैं, हम कर्ज ले रहे हैं, यहाँ गरीबों को पैसा दे रहे हैं। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, हमने गोधन न्याय योजना लागू किया, हम भूमिहीन मजदूरों के लिए मजदूर न्याय योजना लागू कर रहे हैं। तो हम कर्ज ले रहे हैं छत्तीसगढ़ की बासिंदों के लिए, लोगों के लिए। सम्मोहन से अपने वश में कर महिलाओं से ठगी करने वाला गिरोह राजधानी रायपुर में सक्रिय है। डीडी नगर थाना इलाके के डगनिया में अनहोनी होने का डर दिखाकर सरस्वती सोनकर नाम की महिला से जेवर की ठगी हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। केस दर्ज कर पुलिस ठगों की तलाश में जुट गई है। दरअसल पीड़िता सरस्वती सोनकर अपनी भतीजी के साथ मेडिकल से दवा लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते पर 2 युवक मिले और उसे हरिद्वार से आना बताया। फिर दोनों ने महिला से कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम अपने जीवन में कुछ पाप की हो, इसलिए भगवान नाराज हैं और तुम्हारे दोनों बच्चे कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ठग झांसे में लेते हुए महिला को सम्मोहित कर कान का झुमका और मंगलसूत्र उतरवा लिए।
फिर उन्होंने महिला को कहा कि तुम 51 कदम चलो और वापस आकर अपना गहना ले जाना। इतने में जब महिला वापस आकर देखी तो आरोपी वहां से फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिल में सवार होकर आए थे। इसके अलावा घटना के दौरान कुछ दूरी पर आरोपियों के 2 और साथी खड़े हुए थे। वारदात के बाद पीड़िता महिला काफी डरी हुई है। बातचीत में उसने बताया कि लड़कों ने घर में कुछ गलत होगा कहा तो मैं उनके बातों में आ गई। जेवर मैंने निकाल कर उन्हें दिया, इसकी भी याद मुझे नहीं है। दोनों खड़ा करा फिर भविष्यवाणी चालू कर दी कि तोर माता जी बीमार है, ऐसे वैसे ऐसे करके। तो अब सही बोला था, पूरा भविष्यवाणी सही है बोला था, ऐसे कर। तो मोर तरफ देखिस, फिर मोर तरफ बोलीस कि तोर 3 जन बच्चा है, 2 लड़का 1 लड़की है, और तुम मन अभी घर बनाए शुरू करे 2-3 दिन हुए हैं, ऐसे करके मतलब कुछ मतलब कुंवारी में ना कुछ एक बार तोर से पाप हो गए, कुछ गलती हो गई तो कर सजल। अभी तोर घर वाले मन भूगा थी, तोर बेटा मन दोनों जन, और अभी घर बना तो मैं कुछ समस्या है, ऐसे करके मोला एकदम डरवा दिस। अब मैं जैसे बोला तो वैसे करवे बोलिस। तो का बोलते कपूर मंगईस, फिर कपूर बढ़ गए जो दूसरा लड़का वो पता पूछिस ना ओकर साथ दोनों जन, फिर दोनों जो पैसा मिला कपूर ले ला के ना देन ओकर हाथ में। फिर ओकर बाद बोली से कि तोर जेवर देवे तो का कहते उतार के करके बाल बच्चा के सवाल है, ऐसे करके बोलिस तो मैं उतार के दे दूँ कान के और गला के। फिर बोलिस 51 कदम जाओ दोनों कोई, तो हम दोनों जन 51 कदम रहेंगे। ओकर बाद पलट के देखें तो नहीं रही। मामले में डीडी नगर थाना और साइबर सेल की टीम जांच कर रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद टाटी वन की ओर आरोपी गए हैं, ऐसी संभावना पुलिस जता रही है, क्योंकि जो फुटेज आया है उसके मुताबिक लाशबार आरोपी अनुपम काटन के पास देखे गए हैं। कुल 4 आरोपी थे, ये बाहरी गिरोह के लोग हैं। अभी हमारी थाने की टीम और साइबर सेल की टीम इसमें लगी हुई है और इसमें हम पूरी तन्मयता के साथ अपना प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल है अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये मामला अभी विवेचनाधीन है। ये गिरोह कहाँ का है, कुछ जानकारी मिली है क्या? बाहरी गिरोह? संभवतः ये गिरोह यहाँ का लोकल गिरोह तो नहीं लग रहा है, ये गिरोह बाहर का लग रहा है। अभी जो भी हमारा टेक्निकल एक्सपेक्ट है उस पर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम इसमें कार्रवाई करेंगे। कुछ और लोग थे क्या उनके साथ? 2 और व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे ऐसा बताया? ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि ये गिरोह है तो इसमें ये लोग कम से कम 4-5 लोग साथ में आते हैं, तो पूरी संभावना है कि इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। राजधानी रायपुर में इससे पहले भी इसी पैटर्न पर कई वारदातें हो चुकी है। कुछ माह पहले पुरानी बस्ती और खमतराई इलाके में भी ठगों ने महिलाओं को इसी तरह शिकार बनाया था। ठगों का यह गैंग महिलाओं को ही टारगेट बनाता है। अब फिलहाल राजधानी में हुई एक और घटना के बाद पुलिस शहर के इलाकों में और कोई वारदात न हो इसके लिए नजर बनाए हुई है। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं के बाद पुलिस एक बार फिर अलर्ट मोड पे आ गई है। वारदातों को रोकने के लिए शॉपिंग साइट से ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों के खिलाफ तस्दीकी अभियान चलाई जा रही है। इस कड़ी में पिछले 2 माह में ऑनलाइन तरीके से चाकू मंगाने वाले लोगों की सूची पुलिस को मिली है। इसमें बड़ी संख्या में नाबालिगों के नाम भी शामिल है। इन नाबालिगों के परिजनों को थाना बुलाकर पुलिस समझाइश भी दे रही है। जो ऑनलाइन चाकू मंगाते हैं और बाद में चाकूबाजी की वारदात करते हैं, उसको देखते हुए सभी ऑनलाइन उससे हमने चाकू के डिटेल मांगा था। उसके बाद सभी थानों में इसको सर्कुलेट किया था। सभी थानों से कल अभियान के तहत लगभग 170 चाकू जमा कराए गए हैं। अभी जैसे जैसे और जानकारी आती जाएगी सभी थानों को दिया जाएगा और सभी चाकू को बरामद किया जाएगा। जो घरेलू उपयोग की चाकू हैं उनको वापस किया जा रहा है। जो बटनदार और जो अपराध में जिसका उपयोग होता है इस टाइप के चाकू को जब्त किया जा रहा है। जल्द ही आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में आयोजित होगा, जिसकी जानकारी सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 27 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में आदिवासी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उस चर्चा के बीच में यह प्रस्ताव आया था कि अधिवेशन छत्तीसगढ़ में भी करवाना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में आदिवासी कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, बैठक हुआ था। उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और उस चर्चा के बीच में प्रस्ताव आया कि अधिवेशन करवाना है, राष्ट्रीय अधिवेशन आदिवासी कांग्रेस का, और उसमें छत्तीसगढ़ मेजबानी करे, आयोजन करे।
उसको हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है और आने वाले बहुत जल्दी उसका तिथि तय होने वाला है और छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ कराएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अब देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। कोरोना कह रहा है कि थोड़ा डरो ना। दरअसल लोगों को लग रहा है कि डर के आगे जीत है। लोगों की स्मृति इतनी कमज़ोर है कि उन्होंने दूसरी लहर का जो प्रकोप देखा है उसे भी भूल गए हैं। इधर के दिनों में निश्चित रूप से कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हुआ है, पर हमारे केरल में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, करीब 4000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, पर लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हमारे यहाँ तो केस कम है। हम अगर अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे राज्य से लगा महाराष्ट्र है, जहाँ पर 4650 केस जो हैं वो आए हैं। उड़ीसा में 780 के करीब केस हैं। आंध्रा में 909 केस हैं। मध्य प्रदेश थोड़ा भाग्यशाली है, वहाँ 16 ही केस एक दिन में आए। झारखंड, यूपी, तेलंगाना, ये जो राज्य हैं यहाँ थोड़ी स्थिति ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 19 केस आए हैं। पर बातचीत चल रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और केरल को देखकर लोगों में एक डर है। अभी भी जो अगर कोरोना की हम बात करते हैं तो करीब 40 से 45 हज़ार केस जो रिपोर्ट किए गए। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 45,083 केस जो है कोरोना के नए आए और 460 लोगों की जान गई। तो ये जो केस हैं किसी राज्य में आ रहे हैं, किसी में थोड़े कम हो रहे हैं, पर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अभी हमारे 30 त्यौहार का मौसम है। अभी अगर हम राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त से बात करें तो उसके बाद लगातार हमारे यहाँ अभी जन्माष्टमी है, उसको लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है। फिर गणेश उत्सव आने वाला है, फिर उत्सव का जो माहौल शुरू होगा वो बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं। नाट्य संस्थाएं, सार्वजनिक प्रदर्शन की संस्थाएं, जहां कहीं भी लोगों की आवाजाही हो सकती है वहां लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। लोगों ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग की वो परवाह नहीं कर रहे हैं। सब जगह पहला जैसा माहौल है। चलिए, अच्छी बात है कि जब हमारे मस्तिष्क के हार्ड डिस्क में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट होती है, पर वो स्मृतियाँ या वो चीज़ें जो हमें हमारे इतिहास की याद दिलाए या जो हमें सतर्क कर दी, हमने उसको भुला दिया तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। कहा गया था कि कोरोना से बचाव का एकमात्र जो साधन है वो वैक्सीन है। इस साल के अंत तक करीब 95 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जानी थी, पर वैक्सीनेशन का जो हाल है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हमारे देश में अभी 63,09,17,000 लोगों को वैक्सीन लगी, जिसमें से ये सिंगल डोज और डबल डोज मिलाकर है। तो अभी दूसरी डोज भी नहीं लगी है, तो अभी बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं कि उनको वैक्सीन लगेगी। तो इसका मतलब है कि हम सब इसमें सुरक्षित नहीं हैं। हमारे देश में यदि हम कोरोना की बात करें तो कुल मामले 3,26,95,000 ये मामले हमारे देश में आए, जिसमें एक्टिव केस यदि हम आज बात करें तो 3,68,538। और अगर मौतों की बात करें, जो आंकड़ा सार्वजनिक है, जिसके बाद आंकड़े को लेकर भी विवाद है कि वो सही या गलत है, 4,37,830 लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक कोरोना के काल के गाल में समाहित हो चुके हैं। मामला करीब 1.5-2 साल से लोग जो अपने घरों में मार्च फरवरी से जो लोग बंद थे या जो डरे हुए थे, उनका डर कम हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि अब हम नॉर्मल जीवन में आए। इसलिए सब कुछ जो कुछ बेखलाक है, पिछले मस्ती का बेखलाक, मिलने जुलने का बेखलाक और त्योहारों का बेखलाक, उत्सव धर्मिता का बेखलाक, सब तोड़ना चाहते हैं।
और सब जल्दी में है, सबको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, सब एक दूसरे से बेधड़क होकर गले मिल रहे हैं। नहीं तो पहले लोग कह रहे थे कि ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। अब लोग गले मिल रहे हैं, बिना मास्क के मिल रहे हैं, बिना दूरी के मिल रहे हैं। स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, लोग वहाँ पर भी मिल रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो, पर ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ हमारा अभी यहाँ पर केसों की संख्या बहुत कम है, पर हमारा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, जहाँ से दूसरी लहर के सर्वाधिक प्रकरण हमारे यहाँ आए थे, केरल जो सबसे पढ़ा लिखा है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहाँ कोरोना का प्रकोप देख रहे हैं। तो अगर हमने थोड़ी सावधानी नहीं बरती, हमने स्कूल कॉलेजों को उसी तरह खुलने दिया, उत्सव धर्मिता हमने कायम रखी, तीज त्यौहार में हम बड़े बड़े जुलूस निकालते रहे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो डर के आगे जीत जरूर है, पर ये कोरोना से यदि आप डरोगे नहीं तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं हमको इस पूरी स्थिति को देखना है। हम धीरे धीरे अपनी स्मृतियों से कोरोना काल के भयावह दृश्य को डिलीट कर रहे हैं, पर हमको ये याद रखना चाहिए कि ये एक ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं देता। ये ऐसा वायरस है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, ये कब पलट के आएगा ये हम नहीं जानते। हमने दूसरी लहर में इसको भोगा है, तो सवाल ये है कि हम अपने आप को कोरोना से, संक्रमण से कैसे बचाएं और हम कैसे सुरक्षित रहें, और हम अपनी खुशियों को भी मनाएं, त्यौहार को भी मनाएं, एक दूसरे से मिले भी, पर ये ना भूलें कि हमने पिछला दौर बहुत खराब देखा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न होते देख कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार विपदा की हर घड़ी में किसानों के साथ खड़ी हुई है। जिन किसान भाइयों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो अथवा न हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपये की सहायता देगी। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपये के मान से मदद दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ सूखा या अवर्षा में फसल नहीं होने पर भी सभी पंजीकृत किसानों को दिए जाने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ सभी पंजीकृत किसानों को मिलेगा। इस वर्ष अभी तक कुछ अवर्षा की स्थिति दिख रही है, लेकिन फसल हो या न हो, सभी पंजीकृत किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपए प्रति एकड़ या 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो भी राशि निर्धारित है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत बड़ी किसान हितकारी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सूखा या अकाल पड़ने की स्थिति में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ पंजीकृत किसानों को दिए जाने की घोषणा का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के सभी विधायक, मंत्री और कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ आने का उन्हें निमंत्रण दिया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। उनके दौरे की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया है, किंतु कार्यक्रम अभी तय नहीं हुए हैं। अब ये तो उनके ऊपर है, निमंत्रण हुआ है, अब यहाँ से प्रोग्राम जाएगा, बस्तर की योजनाओं का हम लोग किस तरीके से उनको कहाँ कहाँ दिखाना है हम भेजेंगे। उसके बाद माननीय राहुल जी का यहाँ दौरा विजिट होगा, ये आने वाले समय में आपको सूचित करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। विपक्ष की तरफ से अब बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर पलटवार भी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार के प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश के 11 लाख गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ न मिल पाने की बात कही है। वहीं राज्य सरकार को ही इसका पूर्ण जिम्मेदार बताया है। आज का ही एक समाचार है, प्रमुखता से छपा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से कितना दिवालियापन में आ गया है कि आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाख आवास पिछले साल और आने वाले एक साल में जो बनने थे, और उसके लिए जो 10,000 करोड़ की राशि, जिसमें 7,000 करोड़ केंद्र सरकार को देना है और करीब 3,500 करोड़ राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पैसा तो पहुंच गया, राज्य सरकार का जो 40% मैचिंग ग्रांट है ना मिलने की वजह से 11 लाख आवास, इतना बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ को, गरीबों को हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से, वित्तीय स्थिति जिस प्रकार चौपट हो गई है उसकी वजह से है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा लगाए तमाम आरोपों को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बताया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा राज्य मद के पैसे ना दिए जाने को लेकर भी तीखा प्रहार केंद्र सरकार पर किया है। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद आवास योजना के नियमों में संशोधन किए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। केंद्र सरकार शुरू में इस योजना में अधिक पैसे दे रही थी, सरकार बनने के बाद इसको संशोधन क्यों किया, नंबर 1। और छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्सा जो अलग अलग मदों में केंद्र सरकार को देना चाहिए उसको क्यों नहीं दे रही है, उसी को समायोजित कर ले केंद्र सरकार, हमारा पैसा दे देना, क्यों नहीं करती केंद्र सरकार। जनता का जितना भी नुकसान छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसका दोषी केवल और केवल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सारंगढ़ जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्पोर्ट्स सेल छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया। इस आयोजन में खेल जगत को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य व क्षेत्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वालों को सम्मानित किया गया। राजीव खेल प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में आज हमारे सारंगढ़ से और रायगढ़ जिले से बच्चे को प्रतिभा सम्मान समारोह किए हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल के प्रति फुटबॉल, कुर्सी दौड़ और सम्मान किए बच्चे को। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। आगे उनको उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 300 खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को और खेल पत्रकारों को सारंगढ़ जिला में सम्मानित किया गया है। इन खिलाड़ियों की कैटेगरी बांधी गई थी और जिसमें शहीदों के नाम से इन खिलाड़ियों को आज पुरस्कृत किया गया है। ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से लेकर ऑल इंडिया स्तर तक के खिलाड़ी हैं। आज प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के या जिला कार्यकारिणी के द्वारा, जिला कांग्रेस रायगढ़ के द्वारा, स्पोर्ट्स सेल के द्वारा इसे आयोजित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया है। गरियाबंद जिले के थाना फिंगेश्वर में नदी मोड़ के पास एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। घटना रविवार सुबह 11 से 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक हत्या का कारण पता नहीं चला है। मृत युवक का नाम संदीप चंद्राकर निवासी सोरित खुर्द का बताया जा रहा है, जो वर्तमान में महासमुंद में रहता था। हालांकि फिंगेश्वर पुलिस अभी भी इस हत्या को लेकर जांच में जुटी हुई है। बस्तर में होने वाले भाजपा के चिंतन शिविर पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा का चिंतन नहीं, चिंता शिविर शुरू हो रहा है। भाजपा को चिंता इस बात की है कि 15 साल सरकार में रहने के बाद जो दुर्दशा हुई, 15 सीटें भी नहीं मिल पाई, उसकी चिंता है। भाजपा को चिंता इस बात की है कि जिस चेहरे पर चुनाव लड़ सकें, ऐसा कोई चेहरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का नहीं है। आज बस्तर में भाजपा का चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर शुरू हो रहा है। चिंता इस बात की है कि 15 साल सरकार में रहने के बाद जो दुर्दशा हुई, 15 सीटें भी नहीं मिल पाई,
उसकी चिंता है। चिंता इस बात की है कि जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके ऐसा कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का कोई चेहरा भाजपा के पास है ही नहीं। 15 साल ऐसे किसी नेतृत्व को भाजपा ने उभरने ही नहीं दिया। पिछला विधानसभा चुनाव जिस चेहरे पे लड़ा था, डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पे लड़ा था, उनके ऊपर जीरम, नान, विदेश में खाते, नसबंदी कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, पेद्दा गेलूर, सारकेगुड़ा जैसे गंभीर आरोप हैं और उसी चेहरे पे चुनाव लड़ने के कारण तो ये दशा हुई है भाजपा की। चिंता इस बात की है कि आपसी खींचतान चरम पे है। भाजपा रमन सिंह समर्थक, रमन सिंह विरोधी और न जाने किन किन गुटों में बढ़ चुकी है। दरअसल चिंता दूर करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने की चिंता में यह शिविर हो रहा है। इसे चिंतन शिविर कहना उचित नहीं है, यह भाजपा का चिंता शिविर है। हर साल की तरह इस वर्ष भी कोतवाली थाने में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा कोतवाली थाने को सजाया गया है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, इसीलिए कोतवाली थाने के लॉकअप को भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ पर भगवान के झूले और प्रतिमाओं के अलावा अन्य साज सज्जा भी किया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया, परंपरा के मुताबिक ही कारागार को तैयार किया गया है। वहीं कोतवाली टीआई मोहसिन खान ने बताया कि यह थाना सबसे पुराना है और शहर के इसी थाने में जन्माष्टमी का पर्व मनाने की परंपरा रही है, इसलिए इसका निर्वहन हम सभी के द्वारा पूरी धार्मिक मान्यता के अनुरूप किया जा रहा है। आज जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और थाना कोतवाली रायपुर में उनका जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव समिति के माधव यादव जी हैं और उनके साथ ग्रुप के लोग प्रतिवर्ष की तरह एक परंपरा बनी हुई है जो यहाँ पर लॉकअप में आते हैं और भगवान कृष्ण का जन्मदिन रात में यहाँ मनाया जाता है धूमधाम से। इसी उत्सव में उनकी समिति जो है अभी यहाँ थाने का निरीक्षण की है और आके यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग इसी बंदी गृह में, आप सबको मालूम भगवान श्री कृष्ण जो जन्म है कारागार में हुआ था, बंदी गृह में हुआ था, ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं पीछे बंदी गृह है। इसी बंदी गृह में हमारी ये जो बाजू में हमारी समिति की सदस्य खड़ी बहन हेमलता मंजू यादव, ये देवकी बनती है और इनके जो श्रीमान हैं सुनील यादव जी, वो वासुदेव के पूरे गेटअप में आएंगे। पूरा इन दोनों को यहाँ रात में 10 बजे से हथकड़ी वगैरह भी पहनाई जाएगी ताकि वो पूरा जो आप देखते हैं, और एक टोकरे में भगवान कृष्ण के एक बाल रूप को जो इलेक्ट्रॉनिक पुतला है उसको रखा जाएगा। जैसे ही रात 12 बजेगी और पूरी लाइटें यहाँ की बंद कर दी जाती है और बच्चे का जन्म होते ही वो बच्चा जो है म्यूजिकल है, आवाज़ रोने की करेगा और जन्म माना जाएगा। राजधानी रायपुर के गोपाल मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने की जोर शोर से तैयारी की गई है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के समय जो शुभ योग और नक्षत्र स्थित थे, इस बार भी वे सभी योग और नक्षत्र मौजूद हैं। इस खास मौके पर गोपाल मंदिर रायपुर को भव्य रूप से सजाया गया है। आज जन्माष्टमी है लेकिन कोरोना के कारण इस बार गाइडलाइंस जारी की गई हैं जहां पर दही हांडी का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो वहीं मंदिर परिसरों में भी आप देखें कैसी तैयारियां चल रही हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाएं आपको। देखिए क्या फूलों से सजावट की गई है। हम गोपाल मंदिर रायपुर में अभी मौजूद है जहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल से पूरे डेकोरेशन किया गया है। कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर रात को यहाँ पर 6:30 बजे से आरती की जाएगी और जो कि 12 बजे तक चलेगी। यहाँ पर महिलाएं भी आप देख सकते हैं कैसे तैयारियां कर रही हैं। ये उनसे बात करते हैं, जानते हैं। ये तो 8-10 दिन से चली रही है तैयारियां। इलेक्ट्रिक का सब काम है, सजावट का है, बाकी और सब तैयारियां बहुत दिन से चल रही है। और ये पुष्टि मार्ग के हिसाब से जो है हमारा बनती है, ये फूल पाटे वाली सब लेडीज़ है, ये माला बना रही है ठाकुर। ये फूल पाटे की सेवा है। यहाँ पे खाली वैष्णव जो रहते हैं ना, जो मतलब ब्रह्म संबंध लिए हुए रहते हैं ना, वही छू सकते हैं। आम आदमी नहीं छू सकते इस पाटे को, जैसे हर कोई नहीं छू सकता। तो कोरोना के चलते 2 साल से कुछ बदलाव आपको देखेंगे मंदिर परिसर में। जैसे महिलाओं ने बताया कि इससे पहले और भव्य तैयारियां होती थी, लेकिन इस बार भी कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। शाम 8:30 बजे से आरती का कार्यक्रम रहेगा जो कि 12 बजे तक चलेगा। कैमरामैन अमीन कुरैशी के साथ नवनीत पाराशर, VIP न्यूज़ रायपुर। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।